गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑब्जेक्ट सीखेंगे और साथ में स्टैटिक डेटा मेंबर एंड फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। नाउ मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑब्जेक्ट्स। अब जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो उसके लिए हम उसको यूज करने के लिए हम उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को मेमोरी कैसे एलोकेट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन सेपरेट डेटा आइटम्स, यानी कि हर ऑब्जेक्ट के पास अपना क्या होता है, डेटा आइटम्स होते हैं, मेंबर फंक्शंस होते हैं। यानी कि जब भी हम कोई क्लास क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे, डेटा मेंबर यानी कि प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। उसी के बेसिस पे जब भी हम उस क्लास के n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हर एक के पास क्या होगा, अपना डेटा मेंबर और फंक्शन होगा। लेकिन इसमें देखिए, जो मेंबर फंक्शन आप क्रिएट करते हैं प्लेस इन द मेमोरी ओनली वंस, यानी कि जब आप केवल क्लास डिफाइन कर रहे हैं, अभी ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ उससे नहीं मतलब है, लेकिन अगर क्लास जो डिफाइन जैसे ही कर रहे हैं रन टाइम पे, तो हो क्या रहा है कि उसके जो मेंबर्स होते हैं उसे एक टाइम ही मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, और इसी मेंबर फंक्शन को सारे ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक, अच्छा, तो डेटा आइटम विल होल्ड डिफरेंट वैल्यूज, सो देयर मस्ट बी सेपरेट इंस्टेंस ऑफ ईच डेटा आइटम फॉर ईच ऑब्जेक्ट। अच्छा, चूंकि हर ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, उसमें अपनी अपनी अलग वैल्यू स्टोर करेंगे, तो हर ऑब्जेक्ट में जो डेटा आइटम्स होंगे उनके लिए सेपरेट मेमोरी स्पेस प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो डेटा इज देयरफॉर प्लेस्ड इन द मेमोरी व्हेन ईच ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, यानी कि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी समय क्या होता है, उस डेटा मेंबर्स के लिए, उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर के लिए क्या होता है, मेमोरी एलोकेट हो जाती है, सेपरेट सेट ऑफ डेटा फॉर ईच ऑब्जेक्ट। यानी कि हर ऑब्जेक्ट के लिए अपनी एक अलग डेटा आइटम्स के लिए मेमोरी क्रिएट हो जाती है। नाउ यहाँ पे हम लोग फिगर देख रहे हैं। इस फिगर में देखिए कि हमारे पास ये क्या है, ये दो मेंबर फंक्शन है, 1 एंड 2। यानी कि जब आप मेमोरी क्रिएट कब होती है इसके लिए, जब आप क्लास डिफाइन करते हैं, एग्जीक्यूशन के टाइम जब भी क्लास एग्जीक्यूशन होता है तो उसी समय जो फंक्शंस जो आपने डिफाइन कर रखे हैं उसके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाती है। लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी कब एलोकेट होती है, जब आप उसे क्रिएट करते हैं। तो किसी क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन भी होते हैं एज वेल एज मेंबर वेरिएबल्स भी होते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जब आप क्रिएट करते हैं तब उस टाइम क्या होती है, सेपरेट मेमोरी स्पेस फॉर मेंबर वेरिएबल्स के लिए एलोकेट होती है, मेंबर वेरिएबल्स के। यानी कि ऑब्जेक्ट 1 के लिए अलग होगा मेमोरी वेरिएबल 1 और 2 के लिए, इसी तरह ऑब्जेक्ट 2 के लिए अलग मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा, इसी तरह ऑब्जेक्ट 3 के लिए। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हर एक के लिए जो हमारा डेटा मेंबर्स होंगे हर ऑब्जेक्ट के लिए, उसके लिए मेमोरी अलग अलग क्रिएट होगी। लेकिन फंक्शन के लिए मेमोरी एक ही बार एलोकेट होगी, और वो होगी कब, जब आप क्लास डिफाइन करते हैं। आगे चलते हैं, तो इस तरीके से मेमोरी एलोकेशन ऑफ फॉर ऑब्जेक्ट्स के लिए है। नाउ अब आता है हमारे पास स्टैटिक डेटा मेंबर। ये स्टैटिक डेटा मेंबर होता क्या है। सबसे पहले तो हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसके अपने डेटा मेंबर होंगे, लेकिन लाइफ में कई बार ऐसी भी चीजें होती हैं कि हमें कुछ ऐसी चीजों को ऐसी भी चीजें होती हैं जिसके लिए हमें क्या होता है, सबके बीच वो शेयरेबल शेयर करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में आप लोग खाना खाते हैं तो एक डाइनिंग टेबल होगी, जिससे क्या होगा, सभी ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो कोई ना कोई ऐसा डेटा मेंबर होना चाहिए वो जो सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच क्या हो, कॉमन हो। तो उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे क्या यूज किया है, स्टैटिक डेटा मेंबर डिफाइन किया है। ये एक कॉमन डेटा मेंबर होता है फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। A data member can be declared as a static। अभी तक हम लोग ने देखा था जो डेटा मेंबर हम लोग ने डिफाइन किया था, नॉर्मली बेसिक डेटा टाइप का ही यूज करके हम लोग उसको डिफाइन करते थे। लेकिन अब हम डेटा मेंबर को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, एज अ स्टैटिक। जैसे हम लोग फाइनल वो int यूज करते थे, उसके साथ साथ एक मॉडिफायर और यूज करेंगे जिसका नाम क्या होगा, स्टैटिक। अब इसका यूज क्या होता है, जब भी हम किसी भी डेटा मेंबर को, क्लास के डेटा मेंबर को एज अ स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे, तो उसकी केवल एक ही कॉपी क्रिएट होती है सारी क्लास के लिए, और वो सारे ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट आप उसके क्रिएट करेंगे उस क्लास में, वो एक ही कॉपी सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ शेयरेबल होगी। जितने मर्जी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए, लेकिन अगर जब भी उसे एक्सेस करेंगे तो वो सारे ऑब्जेक्ट से में शेयरेबल होगा, कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, इट इज ओनली विजिबल विद इन अ क्लास। हम क्लास के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हैं
एज वेल एज क्लास से बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, हम ये देखेंगे। लेकिन इसका लाइफ टाइम क्या होता है, पूरे प्रोग्राम के लिए होता है, जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता ये एग्जिस्ट करता रहेगा। ठीक, स्टैटिक वेरिएबल्स आर नॉर्मली यूज्ड टू मेंटेन द वैल्यूज कॉमन टू एंटायर क्लास। यानी कि स्टैटिक वेरिएबल हम तब लेंगे जब कोई वैल्यू हमें सारी पूरे क्लास में हमें क्या करना होगा, कॉमन रखनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये जो यूनिवर्सिटी है, हम स्टूडेंट्स हैं कई सारे हैं, टीचर्स कई सारे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी एक है, यानी कि यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, कॉमन टू ऑल है। तो हम इसे क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, अगर क्लास बनाए यूनिवर्सिटी सिस्टम का, तो हम यूनिवर्सिटी का नेम एज अ स्टैटिक डेटा मेंबर डिक्लेयर कर सकते हैं, ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेस करना चाहे उस मेंबर को तो एक्सेस करेगा तो उसे सेम वैल्यू मिलेगी। अच्छा, जब हम लोग मान लीजिए आप नहीं इनिशियलाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली किससे इनिशियलाइज हो जाती है, जीरो से होती है। जब भी आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, आप अपनी तरफ से कोई इनिशियलाइजेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं हमारे पास एक फिगर देखिए, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वन, उसका अपना एक डेटा मेंबर है नंबर। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसके लिए अलग मेमोरी एलोकेट हुई नंबर। एक तीसरा ऑब्जेक्ट है, उसके लिए भी एक मेमोरी अलग क्रिएट हुई नंबर, दैट इज अ डेटा मेंबर है, अलग अलग मेमोरी एलोकेट हो रही है। लेकिन एक जो वेरिएबल है जिसे हमने क्या डिक्लेयर किया एज अ स्टैटिक, वो क्या हो रहा है, इन तीनों ऑब्जेक्ट में कॉमनली एक्सेस हो रहा है, यानी कि तीनों ऑब्जेक्ट इसको शेयर कर रहे हैं। यही इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम क्या रखा, आइटम। ना हमने प्राइवेट डेटा मेंबर में एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम था काउंट, उसका डेटा टाइप आईएनटी, और उसे कैसे डिक्लेयर किया, स्टैटिक, यानी कि ये मेंबर वेरिएबल कैसा है, वेरिएबल है एज अ स्टैटिक, यानी कि इसकी एक सिंगल कॉपी ही क्रिएट होगी। अच्छा, एक हमने दूसरा वेरिएबल लिया जो आपका नॉर्मल मेंबर वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है। अच्छा, इस स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग क्लास वेरिएबल भी कहते हैं, क्लास वेरिएबल। ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक, नाउ अब चूंकि प्राइवेट डेटा मेंबर है तो हम ध्यान रखिए, हम उसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। उससे वैल्यू चाहिए या उसमें वैल्यू स्टोर करनी है तो कोई ना कोई एक इंटरफेस डिफाइन करना पड़ेगा, दैट इज अ फंक्शन। तो हमने इस नंबर में वैल्यू स्टोर करनी है तो हमने एक मेथड बनाया, दैट इज अ रिटर्न टाइप वॉइड है, सेट डेटा इज द नेम ऑफ द फंक्शन, और जो वैल्यू पास करेंगे वो उस डेटा मेंबर में क्या करेगा, स्टोर करेगा। अच्छा, जब भी स्टोर करेगा तो हमने ये काउंट की वैल्यू है उसे हमने क्या करा ली, एक का इंक्रीमेंट करा लिया, क्योंकि इनिशियलाइजेशन हमारा जीरो से होगा तो जीरो के बाद जब भी वो एग्जीक्यूट होगा तो 1 2 3 काउंटिंग करना शुरू कर देगा। यानी कि जितनी बार भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे उतनी बार क्या होगा, इस काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप किस ऑब्जेक्ट से इसे कॉल कर रहे हैं। नाउ अगर हमें इस काउंट की वैल्यू चाहिए, चूंकि प्राइवेट है तो हमने अगेन एक मेथड डिफाइन किया जिसका नाम गेट काउंट है, रिटर्न टाइप क्या किया, आईएनटी, यानी कि जब भी हम इसको एक्सेस करेंगे तो काउंट की वैल्यू रिटर्न करके देगा। ये हमारी क्लास थी, हमने बना लिया। अब इसको इम्प्लीमेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, देखते हैं। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम कोई स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हमें क्लास के बाहर, क्योंकि वो एक्सेस होगा क्लास उसमें मेन मेथड में, तो हमें यहाँ पे उस वेरिएबल को ग्लोबली डिफाइन करना पड़ेगा। यानी कि एक हमारा वेरिएबल है दैट इज अ काउंट जो स्टैटिक है। अच्छा, ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, आइटम क्लास को। तो आइटम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उसका डेटा टाइप क्या है वो डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ इक्वल टू जीरो नहीं देते हैं तो वो जीरो से इनिशियलाइज करेगा ही करेगा, लेकिन आप चाहें तो यहाँ किसी और से भी दे सकते हैं तो वो वाली स्टार्टिंग वैल्यू लेगा, इनिशियलाइज कर लेगा। जैसे 10 से दिया तो स्टार्टिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। आगे चलते हैं, तो ये स्टेटमेंट मस्ट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हमने मेन मेथड बनाया और इसके अंदर हमने तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, i1 i2 एंड i3। उसका डेटा टाइप क्या है, int, सॉरी आइटम। नाउ अब हमने क्या किया, इस आइटम वन में हमने क्या किया, i1 डॉट गेट काउंट कॉल किया। क्योंकि अभी काउंट की वैल्यू जीरो है और सेट डेटा हमने कॉल नहीं किया तो काउंट में इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो गेट काउंट की वैल्यू इनिशियल वैल्यू कितनी है, जीरो। तो जब भी ये i1 डॉट गेट काउंट करेंगे, अगर आप देखें इसके प्रीवियस स्लाइड में, ये देखिए
अब जब भी हम गेट काउंट करेंगे तो ये रिटर्न क्या करेगा, काउंट, और काउंट की वैल्यू अभी कितनी है, स्टार्टिंग 0। ठीक है, इसी तरीके से चाहे हम i1 डॉट गेट काउंट करें, i2 डॉट गेट काउंट करें या i3 डॉट गेट काउंट करें, हमेशा इसकी वैल्यू अभी क्या होगी, 0, क्योंकि अभी सेट डेटा को हमने कॉल नहीं किया। अब हमने क्या किया, i1 से सेट डेटा मेथड को, फंक्शन को कॉल किया और उसमें वैल्यू क्या पास की, 100। तो जैसे ही 100 पास करेंगे, आप इधर देखिए पिछली स्लाइड में, जैसे ही 100 पास करेंगे तो नंबर में तो 100 स्टोर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या होगी, एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो अगर अगर अब हम इसको i1 डॉट गेट काउंट को कॉल करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा, दैट इज अ 1, क्योंकि इंक्रीमेंट हो गया है। अब हमने i2 की वैल्यू सेट की, i2 के डेटा मेंबर की वैल्यू सेट की, और उसके बाद मैंने i2 डॉट गेट काउंट किया। चूंकि काउंट इज अ स्टैटिक वेरिएबल विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो काउंट की वैल्यू क्या होगी, 1 हो चुकी थी। अब दूसरी बार जब कॉल होगा तो काउंट की वैल्यू क्या होगी, एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद तीसरे के लिए डेटा सेट किया, उसके बाद i3 डॉट गेट काउंट किया, तो अगेन अब वैल्यू क्या हो जाएगी काउंट की, 3। यानी कि जब जब उस सेट डेटा को कॉल कर रहे हैं तो उसमें जो काउंट डेटा मेंबर है स्टैटिक, वो एक एक का इंक्रीमेंट कर रहा है हर बार। तो देखिए पहले में तो हमने कुछ नहीं किया था तो 0 आ रहा था, उसके बाद जैसे जैसे हम सेट डेटा कॉल करते गए, अब हम देखिए अलग अलग ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है, इफेक्ट उसका आ रहा है कि वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आइटम 1 के लिए गेट काउंट की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई, 2, 3, ऐसे करके एक एक करके बढ़ता जा रहा है। यानी कि आप एक कोई ऐसा वेरिएबल भी ले सकते हैं जो कॉमन टू ऑल हो, शेयरेबल हो इन ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो ये था हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर। अब इसी तरीके से हम लोग स्टैटिक मेंबर फंक्शन की भी बात करते हैं, देखते हैं। यानी कि अगेन अब हमें क्या करना है, एज अ ऑब्जेक्ट का फंक्शन ना करके हमें क्या करना है, एज अ क्लास का फंक्शन क्रिएट करना है। तो दिस फंक्शन वर्क फॉर द क्लास एज अ होल रादर देन फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। यानी कि अब हम जो फंक्शन बनाएंगे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होगा, वो क्लास के लिए काम करेगा, कंप्लीट क्लास के लिए। अच्छा, सबसे इसमें जो रिस्ट्रिक्शन होती है इस स्टैटिक मेंबर फंक्शन में, कोई हम इंस्टेंस वेरिएबल अगर हमने बनाया है तो हम उसको, या मेंबर फंक्शन हमने कोई बनाया है नॉर्मल, तो उसको हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन में कॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कॉल करना होगा तो हमें उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, तो अगर कोई स्टैटिक डेटा मेंबर है या स्टैटिक मेंबर फंक्शन है तो वो आप उसे बना सकते हैं, उसे आप कॉल कर सकते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन में। यानी कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन कॉल स्टैटिक डेटा मेंबर and static member function directly, but if you want to access instance variable and member function in a static member function, you cannot call directly, you have to create, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। खैर हम लोग आगे देखते हैं। इट कैन बी कॉल्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, इन्हें हम बेसिकली उससे भी कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर सकते हैं एज वेल एज, लेकिन जनरली हम लोग क्या देखते हैं, क्लास के नाम से ही हम केवल स्टैटिक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करेंगे। देखते हैं यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इस छोटे से उसको देखिए। अब यहाँ पे हमने एक पब्लिक सेक्शन में एक काउंट नाम का वेरिएबल डिफाइन किया, इंटीजर टाइप का है और स्टैटिक उसका मॉडिफायर है। अब हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, स्टैटिक फंक्शन। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक, और रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। यानी कि मेंबर फंक्शन किस टाइप का है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन है। अब इसके अंदर देखिए जो हमारा काउंट एक्सेस हो रहा है वो किस टाइप का है, स्टैटिक है, तो हम इसे डायरेक्टली एक्सेस कर ले रहे हैं। अगर यानी कि नॉर्मल कोई इंस्टेंस वेरिएबल होता है तो ये एक्सेस करने की परमिशन नहीं देता, उसका तरीका दूसरा होता है, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम कर सकते हैं। नाउ ये जो हमने काउंट हमने यहाँ डिक्लेयर किया है क्लास के अंदर, बाहर भी हमें एज अ ग्लोबल डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये काउंट एक स्टैटिक डेटा मेंबर है क्लास का, और इसका डेटा टाइप आईएनटी है, और ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, एक्स क्लास को। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू बताया जा रहा है, इक्वल टू 10, यानी कि काउंट में इनिशियल वैल्यू क्या दे रखी है, 10। अब हम मेन फंक्शन के यूज कर रहे हैं, अब हमें स्टैटिक फंक्शंस को कॉल करना है, तो हम कैसे कॉल करेंगे, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन का नाम। तो ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि हम डायरेक्टली स्टैटिक मेंबर फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो ये था आपका एग्जांपल।
देखिए हमने वहाँ 10 इनिशियलाइज किया था, तो जब हमने एक्सेस किया तो क्या प्रिंट हो रहा है 10। तो इस तरीके से आप स्टैटिक डेटा मेंबर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हैं। पर कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, जैसे कि नॉर्मली आप स्टैटिक फंक्शन से डायरेक्टली आप इंस्टेंस वेरिएबल और नॉर्मल फंक्शन को डायरेक्टली नहीं कॉल कर सकते। स्टैटिक डेटा मेंबर एंड स्टैटिक फंक्शंस को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं स्टैटिक फंक्शन के अंदर। डिस्कशन हम लोग क्लास में करेंगे।